पाकिस्तान का जो इन्फेक्शन का कर्व है, द कर्व इज मच फ्लैटर। 100 केसेस पे सख्त लॉकडाउन, 12,000 केसेस पे नरम बंदिशें, 16,000 केसेस पे स्मार्ट लॉकडाउन, 31,478 केसेस पे 678 अमवात पे लॉकडाउन खत्म। ये क्या पॉलिसी? सारा पाकिस्तान कह रहा है ये फिगर्स इनको सप्रेस किया जा रहा है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है हमारा वजीर आजम साहब जो इस मुल्क का वजीर सेहत भी है, आज भी नेशनल असेंबली सेशन में मौजूद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। मुल्क में कोरोना के कंफर्म केसेस की तादाद 31,000 से बढ़ चुकी है, जबकि अमवात भी 650 तक पहुंच चुकी हैं। और आज नाज़रीन, कोरोना वबा पर कौमी असम्बली का एक इंतहाई अहम इजलास हुआ, लेकिन इस अहम तरीन इजलास में लीडर ऑफ द हाउस यानी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, जो खुद वज़ीर सेहत भी हैं, सेहत की वजारत भी उनके पास है, वो आज के इजलास में शरीक ना हो सके। और लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब, जिनकी पार्टी ने बहुत ज़्यादा हुकूमत पर जोर देकर कौमी असम्बली का इजलास बुलवाया था, वो भी आज सेहत की वजह से बताया जा रहा है कि इजलास में आज शरीक नहीं हो सके। शरीक होना चाहिए था दोनों को। खान फवाद चौधरी साहब ने ओपनली कह दिया था कि वो इस इजलास में शिरकत नहीं करेंगे, चूँकि यहाँ से बहुत ज़्यादा खतरा है, कोरोना वबा फैल सकती है, किसी को वायरस लग सकता है। चूँकि असम्बली के स्टाफ में से भी लोगों में कोरोना आया था। स्पीकर नेशनल असम्बली पहले ही कोरोना वबा में इस वक्त पहले ही उन्हें हो चुका है वायरस। अब नाजरीन, आज जो इजलास हुआ उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट मौजूआत पे बात हुई। एक तो गवर्नमेंट ने ज़ाहिर ब्रीफ किया कोरोना वबा के हवाले से जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं, और जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक दावा किया कि कर्व पाकिस्तान के अंदर फ्लैटन हो रही है। क्या वाकई में पाकिस्तान में कर्व फ्लैटन हो रही है, जब 31,000 पे केस पहुंच गए हैं और तेज़ी से रफ्तार ऊपर जा रही है? ये दावा उनका दुरुस्त है। और दूसरा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 20,000 टेस्ट रोज़ाना हो रहे हैं। तो नाज़रीन, हम भी जानना चाहेंगे 20,000 टेस्ट कहाँ हो रहे हैं? जो टेस्टिंग कैपेसिटी है हमारी, वो 11 से 12,000 तक तो पहुँच चुकी है, लेकिन 20,000 तक अभी तक टेस्टिंग कैपेसिटी हमारी नहीं पहुँची, जिस पे ख्वाजा आसिफ ने कहा कि फजिंग की जा रही है, फैक्ट जो हैं वो गलत बताए जा रहे हैं। और साथ ही साथ ख्वाजा आसिफ साहब ने स्मार्ट लॉकडाउन की जो एक पूरी दुनिया में इस्तिलाह है, उससे उन्होंने बिल्कुल लाइल्मी का इजहार कर दिया और कहा कि या तो लॉकडाउन होता है या लॉकडाउन नहीं होता, ये स्मार्ट लॉकडाउन कुछ भी नहीं होता। हालांकि पूरी दुनिया के अंदर ये राइज है, स्मार्ट लॉकडाउन ही की तरफ पूरी दुनिया इस वक्त जा रही है। तो बहरहाल उन्हें इल्म होना चाहिए था, PMLN के पार्लिमानी लीडर हैं वो। और इसके साथ साथ उन्होंने कौमी इत्तफाक की एक फ़िज़ा कायम करने की भी ख्वाजा साहब ने बात की थी, और उसको जोड़ा था एहतसाब के साथ। तो क्या वाकई में एहतसाब रोक के इस वक्त एक कौमी इत्तफाक की फ़िज़ा पैदा करनी चाहिए, और ऐसा मुमकिन भी है? बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बड़ी इंपॉर्टेंट स्पीच की। उन्होंने हुकूमत को एक तरफ तनकीद का निशाना बनाया, साथ ही साथ उन्होंने एक ऑफ़र भी दे दी कि हम हुकूमत के साथ बातचीत भी कर सकते हैं। मैं दोबारा से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को वज़ीर आज़म मानने को तैयार हूँ, लेकिन वो बातचीत करें और अपनी टीम तब्दील करने का उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर अपनी टीम तब्दील करें। और आज के इजलास में 18वीं तरमीम पर भी बात हुई, ये भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वाकआउट आज के इजलास में भी हो गया, जो कि रूटीन है पिछले 20 माह के दौरान नेशनल असम्बली के अक्सरियत में इजलास वाकआउट का निशाना बने हैं। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हैं आलिया हमजा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और नफीसा शाह साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आज जो कौमी असम्बली का इजलास हुआ, यकीनी तौर पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन था इस हालिया जो इस वक्त हालात हैं कोरोना वबा के तनाजुर में। लेकिन लीडर ऑफ द हाउस इजलास में मौजूद नहीं, क्योंकि खान साहब वजीर सेहत का कलमदान भी उनके अपने पास है, उन्हें आज के इजलास में होना चाहिए था। शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन है, PMLN ने सबसे ज़्यादा जोर दिया हुकूमत पे कि इजलास होना चाहिए कौमी असम्बली का, लेकिन वो आज के इजलास से गायब। आलिया हमजा साहब, सबसे पहले तो गवर्नमेंट से बात होती है कि आज होना चाहिए था इमरान खान साहब को नेशनल असम्बली के इजलास में। जब बात होती है कि कोर्ट्स चल रही हैं, खान साहब काबीना का इजलास को चेयर कर रहे होते हैं, वो NCC में बैठ रहे होते हैं, तो पार्लियामेंट के अंदर आके क्यों उन्होंने ब्रीफ नहीं किया? शाह महमूद कुरैशी साहब ब्रीफ कर रहे हैं, मुराद सईद साहब बात कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू समर। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि जो आज हमारे जो पार्लियामेंट्री लीडर हैं शाह महमूद कुरैशी साहब ने, उन्होंने मेरे ख्याल में जितना ब्रीफली सारी चीज़ों को एड्रेस किया है, जितने भी पॉइंट्स थे, तो मेरा ये ख्याल है कि ऐसी कोई एम्बिगिटी रह नहीं गई थी। मतलब पॉइंट बाय पॉइंट उन्होंने हर चीज़ को ब्रीफ कर दिया था। यहाँ पर आपने जो अपने इंट्रो में कोई चीज़ें कही हैं, मैं उन पर बात करना चाहूँगी। पहले तो आपने एक तो ये कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन, तो स्मार्ट लॉकडाउन में शायद PMLN को ये बताना चाहती हूँ
क्योंकि आसिफ साहब ने लाइल में कहा ये लॉकडाउन क्या होता है या नहीं होता, स्मार्ट लॉकडाउन, क्लस्टर वाइज लॉकडाउन, तो उन्हें ये मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि उनका ये पॉइंट था, तो इससे मैं बताना भी ये चाहती हूँ कि पंजाब में 359 पॉइंट्स के ऊपर ये क्लस्टर वाइज और स्मार्ट लॉकडाउन हुआ है, और केपीके में 177 जगहों के ऊपर यही क्लस्टर वाइज लॉकडाउन हुआ है। और इस लॉकडाउन की खूबसूरती क्या है कि आपको पूरा इलाका बंद नहीं करना पड़ता, आपको वो यूनियन काउंसिल वो एरिया बंद करना पड़ता है और टोटली सील कर देना पड़ता है फॉर 15 डेज क्वारंटीन में। लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमिट किया था कि वो राशन घर घर देंगे, लोगों को बेसिक नेसेसिटीज देंगे, आज इजलास में आके ये सारी बातें मैं यही तो आपको बता रही हूँ ना कि ये सारी चीजें ऑलरेडी इजलास में डिस्कस हो चुकी थी। मिसिंग क्या था वहां पर? मिसिंग लिंक वो था कि जो कोरोना से मुकाबला करने, कोरोना को लाहौर पे घसीटने से लंदन से आए थे, वो जो कमांडर सेफगार्ड साहब थे ना, वो वहां पर, देखिए मेरी एक बात सुने, खान साहब की जगह जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने बहुत अच्छी तरह, देखिए मेरी एक बात सुने, खान साहब की जगह मेरी एक बात सुने, ख्वाजा आसिफ साहब तो वो शहबाज शरीफ साहब तो ही इज डूइंग नथिंग, वो जो कमांडर सेफगार्ड साहब है ना, ही इज डूइंग नथिंग एक्सेप्ट कि वो लैपटॉप के आगे मास्क पहनकर बैठ जाएं। या फिर मैं उनके बारे में वही कहूंगी कि वो आए तो कोरोना को घसीटने थे लाहौर, लेकिन नैब की वजह से वो 2 किलोमीटर के लिए भी कोरोना फिजिकली तो नहीं गई, नहीं देखिए उन्होंने कहा तो यही था ना, उन्होंने कहा तो यही था ना कि मैं लंदन से कोरोना से लड़ने आ रहा हूं, तो कोरोना से लड़ने, और ये इजलास पीएमएलएन ने ही रिक्वेजिशन दी थी, तो आइडियली पीएमएलएन रिक्वेजिशन बाद में फिर ड्रॉप हो गई थी, फिर बाद में सर बट उन्होंने, और अगर आपको मैं एक सेकंड सिर्फ आपको ये याद कराऊं कि इन्होंने श्योरिटी दी थी, इनके बहुत से लीडरान ने ये श्योरिटी दी थी कि जी आप इजलास बुलाएं, किसी बंदे को कुछ नहीं होगा। तो जब हमने इनके रिक्वेजिशन पे बुलाया तो आइडियली ही शुड बी देयर, और इसमें तो वज़ीर-ए-आज़म क्यों नहीं आए? देखिए मैंने आपको ये बता दिया कि आपको सारा का सारा देख ले, मेरे ख्याल में पॉइंट बाय पॉइंट वहां पर एक चीज बता दी गई। वो बात तो फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कर दी। देखिए ख्वाजा आसिफ साहब ने तो पॉइंट स्कोरिंग की है, इट वाज नथिंग मोर देन अ पॉइंट स्कोरिंग, इट वाज नथिंग मोर देन, कुरैशी साहब ने भी बहुत सारी ऐसी बातें की। शाह साहब ने आपको बताया कितने इलाके क्वारंटीन किए गए, कितनी टेस्टिंग किट्स दी गई, एक चीज जो ब्रीफ करने वाली थी उन्होंने बहुत अच्छी तरह। शाह साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो जितना अच्छा एग्जैक्टली ही इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर, बट प्राइम मिनिस्टर वजीर है, सर प्राइम मिनिस्टर इज वर्किंग ऑन जो कि पार्लियामेंट के अंदर आके बात नहीं कर सकते, वो बैठे थे साइड पे दफा on every end, he is working 18 hours a day on all these things. He is, देखिए इकोनॉमी के ऊपर ऑफ कोर्स, देखिए मेरी एक बात सुने, he is working 18 hours, he is working on every crisis, but what the opposition is doing right now, except the point scoring. तारिक फजल चौधरी साहब, पॉइंट स्कोरिंग की बात हो रही है। अब एक तरफ शाहिद हकान अब्बासी साहब जब इजलास बुलाने के पीएमएलए ने रिक्वेजिशन जमा करवाई थी, अब इजलास आज के रिक्वेजिशन पे नहीं हुआ, ये इत्तेफाक की राय से हुआ था गवर्नमेंट और अपोजिशन की, लेकिन जब रिक्वेजिशन पीएमएलए ने जमा करवाई थी उस वक्त सवाल हुआ था कि पार्लियामेंट के अंदर जब आप इतने लोगों को इकट्ठा करेंगे वहां से भी कोरोना वबा फैल सकती है। तो शाहिद हकान अब्बासी साहब आपकी पार्टी के सीनियर नायब सदर उस वक्त तो यकीन दहानी करार थे कि मैं जिम्मेदारी उठाता हूं, किसी को कोरोना नहीं लगेगा पार्लियामेंट के अंदर से। तो शाहिद हकान अब्बासी साहब की गारंटी पे खुद आपके पार्टी के सदर शहबाज शरीफ साहब नहीं आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सबसे पहली बात तो ये है जी कि आज जो इजलास हुआ है मैं इसे बड़ा खुशाइन समझता हूँ कि आते हैं उस पर आगे ये जो चोंचे लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं हुकूमती मेंबर। बात बहुत संजीदा है, मौजू बहुत संजीदा है, बहुत बड़े इस वक्त ऐसी कैफियत से दो चार है, लेकिन इन्हें ये बटेरे लड़ाने से फुर्सत नहीं मिलती। जब इस प्रोग्राम में आएंगे, चाहे कोई बहुत अच्छे बैकग्राउंड से लोग भी आते हैं, लेकिन उनकी गुफ्तगू हमेशा यही होती है कमांडर सेफगार्ड तो फलाना, खुद इन्हें देखे दुनिया जान के रंगीले इन्होंने इकट्ठे किए हुए हैं, शेख चिलियों की पूरी बारात है ये। लेकिन हम कहते हैं कि यार कोई काम करें, मुल्क देखें कहाँ पे चला गया है, आप लोग जो हैं पता नहीं किस दुनिया में ख्वाब खरगोश में मगन है। तो मैं तारीफ कर रहा था कि ये अच्छी बात है कि इजलास को बुलाया गया, जो काम हुकूमत अच्छा करेगी उसकी तारीफ होगी। और इसमें बहुत सारी ऑप्शंस थी, कुछ ऑप्शंस ये थी जो हमारे इल्म में लाई गई कि जी कुछ सिलेक्टिव नंबर ऑफ मेंबरान जो है वो मदऊ किए जाएंगे, पार्टियों की जो रेशो है उनकी नुमाइंदगी उसके तनासुब से तमाम तारीफास्ती तदाबीर को मद्देनजर रखा जाएगा। देखें जो लोग मुंतखब होके आए हैं अपने अपने इलाकों से, लोग उनकी तरफ ज़ाहिर देख रहे हैं, कौम उनकी तरफ देख रही है कि ये बैठ के कोई इज्तिमाई फैसला, कोई इसे एक यूनिफाइड विजडम जिसे कहते हैं उसकी तरफ से कैसे कोई बात आती है। मैं आ रहा हूँ जी, मैं आ रहा हूँ, कौन आया या कौन नहीं आया जी मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा। शहबाज साहब नहीं है, वो रीजन आपको पता है,
समर साहब आपने सवाल कर लिया है ना, अब मुझे जवाब सुने। आपने बोलना है, पहले आप बोल रहे हैं फिर मैं बोलूंगा, पहले आप बात कर लें। सर मेरा सवाल आपसे यही है कि पीएमएलएन ने सबसे ज्यादा जोर दिया नेशनल असेंबली का इजलास बुलाने के लिए, लीडर ऑफ दी अपोजिशन इजलास में मौजूद नहीं थे। और कुछ पूछना है आपने, पूछ लें पहले। यही मेरा आपसे सवाल है ना, मैंने पहले भी यही सवाल किया था आपसे। अच्छा, अब जब मैं सवाल का जवाब दूं तो 3 सवाल इसी नौयत के बीच में करने की जरूरत नहीं है, मेहरबानी किया करें, बात करने किया करें। आप जवाब देना सर, मैं सवाल नहीं करूंगा दोबारा जी। तो गुजारिश ये है जी कि मैंने आपसे ये कहा है कि अब शहबाज साहब आए, वजीर आजम आए, नहीं आए, इजलास हुआ, अच्छी बात है। शहबाज साहब के ना आने की वजह पूरी कौम को पता है, मीडिया सोशल मीडिया पे चलता रहा है। शहबाज साहब बीमार हैं, डॉक्टर ने उन्हें मना किया कि आप मुतामिल नहीं हो सकते कि किसी ऐसी एनवायरनमेंट में आप एक्सपोज हो कि खुदा न खास्ता आपको अगर कोई ऐसा मसला हो गया तो मुश्किल होगा। वज़ीर आज़म नहीं आए जो कि कायदे अवान है, जिनका आना उससे भी ज्यादा जरूरी था। उनकी नुमाइंदगी हुकूमती पार्टी कर रही है, हमारी नुमाइंदगी, हमारे जो पार्लिमानी लीडर हैं, हमारे जो बाकी सीनियर पार्टी का काबरीन है, हमारे मेंबरान है, वो अवान में मौजूद है। असल बात यह है कि संजीदगी से कोई बात हो, कोई पॉलिसी बताओ। प्राइम मिनिस्टर के आने पे आपको एतराज नहीं आया या नहीं आया? देखिए, आना चाहिए था, ये तो बहुत जरूरी बात है, लेकिन मैं ये कर रहा हूँ कि सो फार हुकूमती नुमाइंदे वहां पे मौजूद हैं। गवर्नमेंट बेसिकली कैबिनेट होती है, अगर कैबिनेट के मेंबरान वहां पे सवालों के जवाब भी दे रहे हैं, हुकूमती पॉलिसी भी बता रहे हैं, फ्यूचर की स्ट्रेटेजी भी बता रहे हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी आज उठाया था कि वजीर से यानी इमरान खान साहब को ऐवान में होना चाहिए, उनकी जगह जफर मिर्जा साहब बैठे, लेकिन वो बाहर बैठे थे लॉबी में, वो ऐवान के अंदर नहीं आ सकते क्योंकि वो ऐसे। मैं तो अर्ज कर रहा हूँ जी कि सबसे पहले उन्हें होना चाहिए था, लेकिन अगर वो नहीं आए तो उससे बेहतर है कि इजलास ही ना होता। इमरान खान का ना आना ये मैं समझता हूँ कि छोटा बड़ा ज्यादती है, बजाय इसके कि इजलास ही मुनक्किद न किया जाता। कम से कम लोगों के सामने कोई राय आ रही है, शायद इन्हें कोई सेंस प्रिवेल करे और किसी एक ऐसी ज्वाइंट स्ट्रेटेजी के तहत हम आगे बढ़ें जिससे मुल्क का फायदा हो। आज मुराद सईद साहब बयानात भी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं जनाब के दुनिया हमें फॉलो कर रही है, अमेरिका हमें फॉलो कर रहा है हमारे स्मार्ट लॉकडाउन को। तो ऐसे लतीफे भी आपको सुनने को मिलेंगे जरूर, लेकिन उसके बावजूद हम संजीदा हैं। सर वो तो ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे थे कि स्मार्ट लॉकडाउन क्या होता है। स्मार्ट लॉकडाउन पूरी दुनिया में एक इस्तिलाह राइज है, वो लाइल में इससे कि स्मार्ट लॉकडाउन क्या होता है, वो कहते हैं लॉकडाउन या होता है या नहीं होता। देखिए जी, लॉकडाउन की इस्तिलाह तो इमरान खान साहब ने सबसे पाकिस्तान में लेके आए थे। छोड़ें ये पुरानी बातें, इससे पहले लॉकडाउन का पता ही किसे नहीं था। वो जब पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर और पाकिस्तान को बंद करने की बातें करते थे, ये तो एक ऐसी कैफियत है जो पहली दफा आई है, ये वबा पहली दफा आई है। लेकिन अब चूंकि हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि हम हुकूमत से हुकूमत आ रही है, अगर ऐवान में बात कर रही है, सवाल जवाब कर रही है, ये अच्छी बात है। अपोजिशन की भी सुने, को मुश्तरका स्ट्रेटेजी बनाए, जो आखिरी में अर्ज कर रहा हूँ कि जो लूप होल्स मौजूद हैं, जो कमियां कोताहियां हमारे सिस्टम में मौजूद हैं, उन्हें दूर किया जाए और अवाम को कोई तसल्ली दी जाए। अवाम इस वक्त परेशान है, उनके लिए कोई स्ट्रेटेजी बनाई जाए। लेकिन आज का जो इजलास था, अब जो स्मार्ट लॉकडाउन की बात हो रही है, प्रैक्टिकली देयर इज नो लॉकडाउन पाकिस्तान में। इस वक्त मैं भी बाहर निकलता हूँ, आप भी निकलते हैं, बहुत कम, कोई मेरा ख्याल है 20% ट्रैफिक। ठीक है चौधरी साहब, आपका इस पे आपको स्ट्रेटेजी बनाए, आपका पॉइंट इस पे आ गया है। अब नफीसा शाह साहब, आप बात जो तारिक फजल चौधरी साहब कर रहे हैं कि एक होप देनी होती है, एक आपने अपनी स्ट्रेटजी आवाम को बतानी होती है ताकि उन्हें हौसला मिले। आज के इजलास से कोई आपको लग रहा है कि आवाम को हौसला मिला होगा? और जो मेरा पहला सवाल था कि आपको नहीं लगता है, चूंकि आप अपोजिशन को रिप्रेजेंट करती हैं, मैं आपसे अपोजिशन का सवाल करूंगा, लीडर आपकी अपोजिशन को आज के इजलास में होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, अब वो पहले तो मैं ये कहूँगी कि पहला जो फर्ज था वो हुकूमत वक्त का था, और जो इस वक्त एक वबा जिसने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया और तेजी से वो वबा बढ़ रही है, मुल्क के हर हिस्से में बढ़ रही है, तो ये मौका था कि वजीर आज़म अपनी हिकमत अमली, अपना जो सोफार उन्होंने काम किया है, अपनी जो विजन है उनकी, वो पार्लियामान के आगे देते, जो हर पार्लियामानी निज़ाम में ये होता है। और ये बहुत ही मुश्किल हालात में पार्लियामेंट इकट्ठे हुई है, बहुत इसके लिए इंतजामात किए हुए हैं। हमने सब ने अपनी अपनी टेस्टें करा के, हम बाय रोड 18-18 घंटे सफ़र करके इधर पहुंचे हुए हैं और हम अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और अवाम इस वक्त देख रही है कि पार्लियामेंट में जाकर क्या बातचीत हो रही है। और बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि वजीर आज़म की गैर हाजिरी, लेकिन ये एक तसलसल से हो रही है। कश्मीर का मसला हुआ, वजीर आज़म गायब। मईशत का मसला होता है, वजीर आज़म गायब। जब बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं हम सब बहैसियत कौम इससे फाइट करें, वो आपको ऑफर करते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, हम कोरोना से लड़ना चाहते हैं। वजीर आज़म साहब अपनी बात करके और चल बसते हैं।
तो ये इस किस्म का जो अप्रोच है या एटीट्यूड है, अनफॉर्चुनेटली ये एक लीडर का नहीं हो सकता। एक हो सकता है पॉलिटिकल पार्टी के लीडर, जैसे आज बिलावल भुट्टो जरदानी ने कहा कि आप पीटीआई के वजीर आजम इस वक्त बिहेव ना करें, आप मुल्क के वजीर आजम करें। और कोई भी ऐसी बात अगर वो आते, कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई पॉइंट स्कोरिंग अगर होती भी तो उसमें आप बहैसियत पॉलिटिकल पार्टी के आप एक चेयरमैन हैं, आप वजीर आजम हैं, आप इसको पूरे फेस करते। तो बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि आज जो प्रोफाइल इस पार्लियामेंट का था, जो अवाम को तवक्को थी वजीर आजम की गैर हाजिरी से, वो उसमें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के बारे में क्या राय है आपकी? खान साहब को देखिए, मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इज अ कैंसर सर्वाइवर, ये बिल्कुल है, लेकिन आई स्टिल फील के ऑब्लिगेशन, क्योंकि पीएमएलएन का रिक्विजिशन इजलास था, मेरा बहैसियत सियासी कारकुन मेरा ये है कि आप जब हम पूरे इस वक्त अवाम की प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, तो फिर हम लोग सब अगर आए हैं, सब रिस्क लेकर आए हैं, दूर दराज से सफर करके आए हैं। बिल्कुल ऐसा, और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लीडरान हैं जिनकी एज 50 साल से जायद है। खुद अपनी पीएमएलएन के अंदर से देखें, शायद हकान अब्बासी साहब 50 साल से ऊपर है, एहसन इकबाल साहब 50 साल से ऊपर है, आपकी पार्टी के जो है राजा परवेज अशरफ साहब वो 50 साल से ऊपर है, हाजी आसिफ साहब 50 साल से ऊपर है। वल्नरेबल तो 50 साल से ऊपर कोई भी है वो वल्नरेबल है, वो तो सब पे बराबर एक चीज़ एप्लीकेबल है। लेकिन एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है नफीसा शाह साहिबा, वो है आज का इजलास के अंदर जो बातचीत हुई, जो गवर्नमेंट ने फैक्ट्स पेश किए, वो ज़रा मैं डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पे। आलिया अफजल साहिबा, जो बात की आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने टेस्टिंग के एतबार से कि टेस्टिंग हमारी कहाँ खड़ी है, ज़रा उन्होंने क्या बात की, सुनाएं जी। आज हमारी जो टेस्टिंग कैपेसिटी है वो ओवर 20,000 टेस्ट पर डे की पहुंच चुकी है। पाकिस्तान का जो इन्फेक्शन का कर्व है, द कर्व इज मच फ्लैटर। अच्छा, अब जो शाह साहब तो फ्लैटनिंग द कर्व की बात कर रहे हैं, तो जो कोविड की वेबसाइट है उस पर जो कर्व नज़र आ रही है वो तो किसी सूरत भी फ्लैटन नहीं हो रही, वो तो बतदरीज ऊपर जा रही है कर्व। केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं और केसेस जिस रफ्तार के साथ बढ़ रहे हैं नाजरीन, वो मैं आपके सामने कुछ आदाद शुमार रखता हूँ। पाकिस्तान में हर माह जो केसेस में इजाफा हुआ है, मार्च के 31 दिनों में कोरोना के मरीज़ पाकिस्तान में जो सामने आए उनकी तादाद थी 2039, जबकि अप्रैल के 30 दिनों में 16,075 मरीज़ों का इजाफा हुआ है। एक माह में 16,075 मरीज़ों का इजाफा हुआ है, जबकि मई के पहले 10 दिनों में, सिर्फ मई के पहले 10 दिनों में जो अब तक केसेस सामने आ चुके हैं वो 12,827 केसेस सामने आ चुके हैं। जबकि अमवात की बात करें तो अमवात भी इसी शरह से ऊपर जा रही है। मार्च के पहले 31 दिनों में 31 अमवात थी, अप्रैल के पहले 30 दिनों में 354 अमवात थी और अब मई के सिर्फ पहले 10 दिनों में 282 अमवात पाकिस्तान में हो चुकी हैं। और जो टेस्टिंग की शाह साहब बात कर रहे थे, इस एतबार से तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि टेस्टिंग जो पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें फी 1000 के अंदर अगर आप टेस्टिंग देखें, यानी 1000 में से टेस्टिंग की अगर शरह देखें तो वो पाकिस्तान की साउथ एशिया के अंदर ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल टेस्टिंग देखी जाए तो दीगर ममालिक की बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में फ़ी हज़ार टेस्टिंग है वो 1.28 अफराद फ़ी हज़ार में उनकी टेस्टिंग हो रही है। भारत में ये शरह देखें तो 1.17 की है, जबकि बांग्लादेश में फ़ी हज़ार में ये शरह 0.71 की है। तो आलिया हमजा साहिबा, अब इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास है, प्राइम मिनिस्टर नहीं आए, असद उमर साहब वहाँ बैठे थे, जो फोकल पर्सन है सारे मामले पे, जो डील कर रहे हैं वो ब्रीफ कर देते। शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे थे 20,000 टेस्ट हो रहे हैं, 20,000 टेस्ट अभी तक किसी दिन भी नहीं हुए, मैक्सिमम हमने टच किया तो 11 से 12,000 को टच किया है। आदाद शुमार दुरुस्त आ जाते, असद उमर साहब चूँकि वो डील भी कर रहे हैं, फिर मुराद सईद को खड़ा कर देना, ये तो सीरियसनेस नहीं है ना। समर साहब, मैं आपको सिर्फ कुछ चीज़ें बता दूँ जो अभी बात हो रही थी। अवाम की तवक्को पर वज़ीर आज़म साहब बिल्कुल पूरे उतर रहे हैं। देखें, मैं वाकई ऐवान में आना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अवाम की तवक्को क्या है? आपके 2 रिपोर्ट्स आती हैं, एक गैलप की आती है, एक RIS की आती है। RIS क्या कहते हैं कि 71% जो आपकी अवाम है वो वज़ीर आज़म ने जो भी कोविड-19 के अगेंस्ट जो भी इकदाम किए हैं उनसे वो सेटिस्फाई हैं। फिर आपकी मैं एक सेकंड जी, मैं आपको 1 बाय 1 सारी बातें बताऊँ ना। गैलप की रिपोर्ट आती है, वो ये कहते हैं 82% जो हैं वो वज़ीर आज़म के इकदाम से नहीं, क्यों सर एक चीज़ मुझे बताने देना, उससे वो सेटिस्फाई है। सर एक सेकेंड, नहीं ये क्यों डिस्कस हो चुका है। फिर वो ये कहते हैं जो होता है कि पाकिस्तान दुनिया
दुनिया में कोरोना के लिए बेहतरीन इंतजाम करने वालों में 4th नंबर पर है। तो ये तो वजीर आजम की जो अवाम को तवक्को थी एक वजीर आजम से, वो तो हमें पूरी नजर आती है, होती नजर आती है। दूसरी चीज सर, एक सेकेंड मैं वो भी आपको बता रही हूँ। फिर आज अवाम की प्रोटेक्शन के लिए वजीर आजम साहब को हर तरह से अवाम का ख्याल है, इसीलिए वो कोरोना से भी बचा रहे, इकोनॉमी से भी बचा रहे। अब एक सेकेंड जी, अब आप आ जाए जो कर्व की आपने बात, देखिए मैंने आपने कर्व की बात की है, ये तो आपने मान लिया कि जो पर मिलियन है उसमें पूरे रीजन के अंदर पाकिस्तान टॉप पर है, पर 1000 के। इंडिया हो जाए, बांग्लादेश हो जाए, श्रीलंका हो जाए। अब मैं एक और डेटा आपसे शेयर करती हूँ जो होना चाहिए। ईरान में आपके 20,000 केसेस के ऊपर आपकी डेथ थी 1600 में, सिर्फ रीजन की बात कर रही हूँ। इंडिया में आपकी जी मैं वही आपको बता रही हूँ ना, आपकी 20,000 केसेस के ऊपर जरा देखिएगा 1600 डेथ थी। इंडिया की 20,000 के ऊपर आपकी 652। सर एक सेकेंड सर, आपने अभी ये भी बात की है, आपने कहा आपने कर्व की भी बात की, मैं इसलिए दोनों बातों का आपको जवाब दे रही हूँ, ठीक है। फिर आपने ये बात की इंडिया के अंदर 20,000 पे 652 थी, इंडोनेशिया में 880 के ऊपर थी। नहीं सर, आपने टेस्ट की बात की है, मैं डेथ्स की बात कर रही हूँ। जो आप कर्व की बात करें, देखें कर्व में आप ले रहे हैं हमारी जितनी टेस्ट इंक्रीज हो रहे हैं उतने हमारे इफेक्टिव इंक्रीज हो रहे हैं। मैं वही बता रही हूँ सर, मेरी बात सुनेंगे तो देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। आप 3 चीजें देखें इस केस के अंदर, जब आप बात करते हैं आपके टेस्ट इंक्रीज हुए, ऑफ कोर्स आपके इफेक्टिव इंक्रीज होंगे, लेकिन जाने थे 20,000 सर बात तो सुन ले, लेट मी कंप्लीट इट। डेथ की बात करें और आप ये बात करें कि आपके लोग सेहतयाब कितने हो रहे हैं। जो पार्लियामेंट्री लीडर साहब ने कहा है, उन्होंने यही कहा है कि अगर आप रीजन के अंदर देखें इतनी डेथ्स के ऊपर, तो पाकिस्तान में रीजन में सबसे कम डेथ्स हो रही है। प्लस आपके सेहतयाब, सर एक सेकेंड, आपके सेहतयाब होने वाले लोग जो इस वक्त आपकी शरह है वो पूरे रीजन में सबसे ज्यादा है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द फैटेलिटी रेट, डेथ रेट। सर मैं सर तो फ्लैटनिंग द कर्व क्या है, आपकी डेथ रेट कम हो रही है, आपकी फैटेलिटी रेट सर आप नहीं हो रही, सर इन द होल रीजन। मैंने आपको बताया कि 30 दिन में कहां थे हम, 10 दिन में कहां थे। सर मैं आपको सर मैं यही तो बता रही हूं कि इन द होल रीजन व्हेन योर टेस्टिंग आर इंक्रीजिंग, वर्ल्ड वाइड हम केसेस के एतबार से आलिया साहब 19वें नंबर पे आ गए, हमारे केसेस 31,000 से बढ़ गए। सर हमारी टेस्टिंग आप अमवात की बात करिए, अमवात हमारी कम है लेकिन केसेस हमारे आप एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करें, नॉट एप्पल टू ऑरेंज कंपैरिजन करें। आप बात करें कि आपकी डेथ बाकी आपके रीजन के अंदर उसी रेशियो के अंदर जब लोग हैं वो कम हो रही है, प्लस आपके लोग सेहतयाब ज्यादा हो रहे हैं, सो फैटेलिटी रेट इज मोर। चले मुझे एक ब्रेक लेनी है, चीज शाह महमूद कुरैशी मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम तारिक फजल चौधरी साहब से एक बड़ा इंपॉर्टेंट हमने नुकता डिस्कस करना है, वो है 18वीं तरमीम के हवाले से भी, और एक तजवीज़ भी दी थी आज ख्वाजा आसिफ साहब ने कि कौमी इत्तफाक के राय की फ़िज़ा कैसे पैदा की जाए। बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक द शो। नाज़रीन, आज के शो में जहां अपोजिशन की तरफ से मुख्तलिफ तजावीज़ सामने आई, वहां पे PMLN और पीपल्स पार्टी की तरफ से नेशनल यूनिटी की बात हुई कि एक कौमी इत्तफाक की फ़िज़ा पैदा की जाए, इत्तेहाद की फ़िज़ा पैदा की जाए, लेकिन शराइत अलग अलग बताई। हाज आसिफ साहब ने कुछ और बात की, कौमी यूनिटी कैसे पैदा हो सकती है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कौमी यूनिटी पैदा करने की एक और उन्होंने बताई कि कैसे हो सकती है। हाज आसिफ साहब ने क्या वजह बयान की कि कैसे इस वक्त कौमी इत्तेहाद की फ़िज़ा बन सकती है, ज़रा सुनाइए। इस क्राइसिस के दौरान भी गिरफ्तारियां जारी रहीं। इत्तेहाद की बात करते हैं जनाब वजीर खारजा, कहते हैं कि ये नेशनल इशू है, नेशनल एटीट्यूड होना चाहिए, कौमी सोच होनी चाहिए। ये कौमी सोच है। सारे लोग जो हैं वो मशक़ सितम बनाए जाते हैं, उसमें पीपल्स पार्टी है या हम हैं। हाजी नमाजी तो सारे इधर बैठे थे। नहीं, अब तारिक फजल चौधरी साहब, नैब ने तो अपना काम करना है। अब ऐसा तो नहीं है कि कोरोना आ गया तो नैब अपना काम छोड़ दे, जो एहतसाब का अमल है वो रुक जाए। ये कोई नेशनल यूनिटी ऐसे तो पैदा नहीं हो सकती कि जिनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं वो रोक दिए जाएं और फिर कौमी एक इत्तेहाद की फिजा पैदा हो। हाँ, बड़ा रेलेवेंट आपने सवाल किया है जी। मैं बिल्कुल इसका बराह रास्त और टू दी पॉइंट आपको जवाब दूंगा, लेकिन बहुत मुख्तसर मैं ये अर्ज करूंगा कि ये जो भी आपके प्रोग्राम में जो फैक्ट्स एंड फिगर को तरोड़ा मरोड़ा गया है और जो कौम कौम के साथ ये बार बार मजाक किया जाता है, इसमें मैं मुख्तसर बात करूंगा। मुझे 80% लोग कौन है, वो जिन्न या भूत हैं, जो गुमनाम वज़ीर आज़म के ऊपर जनाब एतमाद का इजहार कर रहे हैं कि बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है।
उन्हें काम किया क्या है? कौम तो ये सवाल कर रही है कि तफ्तान में जो लोग आए हैं और आपके मुशीर ने उन्हें बगैर किसी चेकिंग के पाकिस्तान के पूरे 4 सूबों में फैलाया है, ये नेकी की है उन्होंने पूरे पाकिस्तान के अवाम के साथ। उसके बाद आपने कहा जी असास प्रोग्राम, वज़ीर-ए-आज़म की अपनी रिकॉर्डिंग्स है कि हम असास प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान के हर जरूरतमंद को पैसा नहीं दे सकते क्योंकि अभी उनकी तादाद बहुत ज्यादा हो गई है और उसी वजह से हम लॉकडाउन को खोल रहे हैं। उसके बाद अगर हम टाइगर फोर्स बना रहे हैं, टाइगर फोर्स का कोई फरिश्ता कोई आपको नजर आया हो तो आया हो, मुझे तो कम से कम इस्लामाबाद में तो कोई किसी गली मोहल्ले में रोजाना की बुनियादों में हमारे राब्ते हैं कोई नजर नहीं आ रहा मेरे ख्याल से। कौन सा ऐसा तीर मारा गया है? ये जो बार बार कह रहे हैं ना कि कर्व फ्लैटन हो गई है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म की तारीफ अच्छे अंदाज से की है, बड़ी अच्छी ड्यूटी उन्होंने अपनी पूरी की है, जाहिर है उनका फर्ज है, लेकिन फ्लैटन पाकिस्तान में कहां कर्व हो रही है? पहले केस सैकड़ों में आते थे रोजाना की बुनियाद पे, अब हजारों में जा रहे हैं। तो तेजी से ऊपर जा रही है, वो कह रहे हैं बिल्कुल जा रही है। ये तो मतलब उस बंदे को भी पता है जो एक किराना स्टोर में मुलाजिम है, वो भी सोशल मीडिया पे इंटैक्ट है, उसे भी पता है कि पाकिस्तान में अब तादाद 1500 से ज्यादा हो गई है डेली बेसिस पे जो केसेस आ रहे हैं। उसके बाद अमवात की बात की है, एक जुमला है सिर्फ कि सब तुम्हारा करम है आका कि बात अब तक बनी हुई है। आपका क्या कमाल है इसमें कि नंबर ऑफ डेथ्स आपने रोकी हुई है? कौन सी फैसिलिटीज अवाम को आप दे रहे हैं? अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान में अमवात की तादाद कम है, लिहाजा संजीदगी इख्तियार करें प्रोग्रामों में भी और खासतौर पे अवान में भी जो आपने इजलास बुलाया है। दूसरी आपने जो बात की है कि एहतसाब की और ये कि पिछले दिनों में जो आपने कहा नैब अपना काम छोड़ दे, नैब अपना काम बिल्कुल ना छोड़े, लेकिन नैब अपनी दोनों आंखें खोले। नैब अपनी वो आंख ना खोले जिससे सिर्फ अपोजिशन नजर आती है, नैब वो आंख भी खोले जिससे हुकूमती वो लोग जो चोर हैं, करप्ट हैं, चाहे चीनी चोरी करते हैं, चाहे दवाइयाँ चोरी करते हैं, चाहे आटा चोरी करते हैं, जिनके खिलाफ हुकूमत की अपनी रिपोर्ट्स कह चुकी हैं कि ये चीनी चोर हैं, ये आटा चोर हैं, ये दवाइयाँ चोर हैं, उनके अभी इंडिया से दवाइयाँ आई जो वो है मशीर सेहत होगा, मुझे पता ही नहीं जनाब किसने इम्पोर्ट कर ली, कैसी होगी, रात के अंधेरे में कहीं आ गई, मुझे तो नहीं पता। इन चीजों के ऊपर की नैब की आंख खुलनी चाहिए। दूसरी बात यह जी कि नैब के हवाले से मैं ये पूछता हूँ कि शेख रशीद साहब फरमाते हैं कल फलां गिरफ्तार होगा, कल फलां के लिए स्याह दिन है, परसों फलां पकड़ा जाएगा, ये कौन है? ये नैब के तर्जुमान है? फिर कहते हैं जनाब इंडिपेंडेंट इदारा है। चौधरी साहब ये भी तो कोई बात नहीं है ना कि आप पकड़ दकड़ छोड़ दें तो फिर हम कौमी इत्तेहाद तभी पैदा होगा। मेरा ख्याल है मैंने आपको जवाब दिया है कि पकड़ दकड़ अगर करनी है दोनों साइडों से हो तो पता लगे कि जनाब इंसाफ हो रहा है, हुकूमती ईमा इसमें शामिल नहीं है, हुकूमती इशारों के ऊपर ये एहतसाब नहीं हो रहा, ये टोटल और वज़रा आगे इस पे पेशगोइयां ना करें। ठीक है, वज़रा पेशगोइयां ना करें और हुकूमत के ईमा पे ये एक जाली एहतसाब है, ये सियासी इंतकाम है। हुकूमत के अंदर बैठे हुए चोर हैं, वो रोजाना की बुनियादों पे काम कर रहे हैं, कोई पूछ नहीं रहा उन्हें। ठीक है नफीसा शाह साहब, अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी एक तजवीज़ दी आज, उन्होंने भी जो एक कहा कि मैं इमरान खान को वज़ीर आज़म मानूंगा लेकिन उसके लिए कुछ शराइत है, वो शराइत उन्होंने क्या बयान किए मैं चाहता हूँ जरा वो भी नाज़रीन के सामने रखते, फिर मैं इस पर आपका तबसरा लेता हूँ। सुनाइए जरा। हम आपके साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं, जगह जगह जाने को तैयार है, कहने को तैयार है कि ये हमारा वज़ीर आज़म इमरान खान है। जब तक ये पैंडेमिक जारी है तो जो आपका बैटिंग लाइनअप है उस पर वज़ीर आज़म को गौर करना चाहिए और आप उस किस्म के जिम्मेदार एक्सपीरियंस्ड लोगों को सामने रखें जो हमसे बात कर सकते हैं, तमीज़ से बात कर सकते हैं और हम मिल के पाकिस्तान के लिए वो बेहतर फैसले ले सकते हैं। अब नफीसा शाह साहिबा ये कौन सी टीम की तब्दीली की बात कर रहे हैं? बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के बैटिंग लाइनअप चेंज करें, बैटिंग लाइनअप तो कप्तान अपनी मर्जी से चेंज करता है, किसी अपोजिशन के कहने पे तो चेंज कभी नहीं होती, और कौन सी आप तब्दीली की बात कर रहे हैं? कहाँ तब्दीली होनी चाहिए जरा बताएं। देखिए ये बिल्कुल उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन अगर आप पूरे इस एपिसोड में देखें कोविड-19 जब से पाकिस्तान में ये फैलना शुरू हुआ है तो फोकस जो है वो वफाकी हुकूमत का कोविड-19 नहीं है या कोरोना वायरस नहीं है। वो लड़ रहे हैं सिंध हुकूमत से, वो लड़ रहे हैं पीपल्स पार्टी से, वो लड़ रहे हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी से। और आपने देखा होगा कि जो पहली जैसे ही ये वबा शुरू हुई यहाँ पर तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि हम इस वक्त कोई सियासत नहीं है, हम आपके साथ हैं, आप हमारे वज़ीर आज़म हो और आप मुल्क को इकट्ठा लेकर सब कुछ चलो। लेकिन आपने देखा कि उसके बावजूद सिंध के लेवल पर जब एक अच्छा काम हो रहा था, सिंध एक राह हमवार कर रहा था, एक पहला क्योंकि हो सकता है वहां से शुरू हो, पहला केस सिंध में
थ्रू एयरपोर्ट्स। लेकिन नफीसा शाह साहिबा, आप भी तो कोरोना से लड़ते लड़ते वफाकी हुकूमत से लड़ना शुरू हो गए, आप भी कुछ मीडिया हाउसेस से लड़ना शुरू हो गए। मैं मीडिया हाउसेस के एक्ट को बिल्कुल नहीं करता कंडोन कि वो बहुत अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन आपको भी इन सारी चीजों को साइड पे रखते हुए फोकस कोरोना पे ही करना चाहिए था, जिस तरह शुरू में आपने किया था। डिस्ट्रैक्ट तो आप मैंने कहा मैं उसे कंडोन नहीं करता जो वो कर रहे हैं। नहीं, अगर समर अब्बास साहब, अगर उस पे आप बहस करेंगे तो नहीं कर रहा। फिर मैं कह रहा हूँ आप कोरोना से लड़ते लड़ते आप ही डिस्ट्रैक्ट हो गए, आप भी विभाग से लड़ना शुरू हो गए। मुझे बता आपने शायद आप मुझे बताएं कि क्या ये मीडिया एथिक्स में आता है कि एक न्यूज चैनल का जो भी उसका मैंने कहा है नफीसा शाह साहिबा, मैं उसे जस्टिफाई नहीं करता, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा उसे, मैंने कहा मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा। आपने शुरुआत की, आपको नहीं करना चाहिए था। मैंने सिर्फ कहा कोरोना से लड़ते लड़ते आप दीगर चीजों से लड़ना शुरू हो गए। चैनल की बात की तो आप फिर प्लीज उसकी बात मेरी मुकम्मल करने दें, क्योंकि मैंने आपका पूरा सवाल सुना है। एक मीडिया चैनल का डायरेक्टर है या न्यूज का हेड है या उसका ओनर है, वो एक डायरेक्शन देता है। कोविड-19, जब हम कोविड-19 में कलेक्टिवली लड़ रहे हैं, तो वो एक डायरेक्शन देता है रिपोर्टर्स को कि जगह जगह जाओ और सिंध में जो नाकिस इनके हेल्थ के हैं वो उनको एक्सपोज करो। वो तस्फिया हो गया आज आपका, उनके साथ तस्फिया हो गया आपका। नहीं, वो देखिए, हम कभी नहीं मीडिया चैनल से, वी आर द फर्स्ट वंस जो आजादी इजहार और आजादी, लेकिन जरा सियासत पे आ जाए। आप इररिस्पांसिबिलिटी को आपको भी कंडेम करना चाहिए मेरे साथ। मैंने कहा मैं इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर रहा, अगर कोई कर रहा है मैं उसे जस्टिफाई नहीं करता, उन्होंने ठीक किया गलत किया, लेकिन मैं आपकी बात कर रहा हूँ तो उसका पस मंजर देना जरूरी था। अनएक्सपेक्टेड कि आप सियासत की बात कर लें जरा। आप भी लड़ते लड़ते वफाक से लड़ना शुरू हो गए। आप देखिए, वफाक से लड़ना डिफेंड तो करना पड़ेगा। जब आप देख, एक लॉकडाउन का अगर फैसला हुआ है तो वफाक की तरफ से भी हुआ है, सूबों की तरफ से भी हुआ है, लेकिन वहां के सूबों में उनके जो नुमाइंदा हैं वो वहां के ताजरों को भड़काना शुरू कर देते हैं, वो वहां जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको भड़काना शुरू कर देते हैं, वो तासुब पैदा कर देना शुरू कर दें कि कराची के साथ ये हुआ वो हुआ। उनका एक एमपीए उठकर ये कहता है कि सिंध जो फिगर्स है वो बढ़ा चढ़ा के दे रही है। हम तो ये कह रहे हैं कि फिगर्स की फजिंग जो हो रही है वो हो रही है इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग द फिगर्स। और आप भी इसके आज भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, नंबर ऑफ डेथ्स कितनी है खैबर पख्तूनख्वा में? क्या उससे प्रोपोर्शन में ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी? पंजाब इतना बड़ा सूबा है, क्या उसके प्रोपोर्शन में जितने नंबर दिखा रहे हैं क्या वो सही है? तो हम जब ये सवाल उठाते हैं, लॉजिकली उठाते हैं, तो फिर ये इसको और डायरेक्शन में लेकिन जो विफाक बात करता है मैं और अगर सिंध ने देखें, सिंध जाकर ना चाहते भी जो भी प्राइम मिनिस्टर के फैसले थे या इनकी कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है उसके फैसले थे, तो सिंध ने वो बात मानी, लेकिन उसके बरक्स जो है इनके लोग आकर और फसाद कर लेते हैं, एक केओस बर्पा कर देते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने वाज़ेह किया है कि फैसले जो है वो फेडरेटिंग यूनिट्स और सूबों की पूरी मुशावरत के साथ किए जा रहे हैं, अकेले फैसले नहीं कर रहे। ठीक है, सॉरी मैं जवाब दे दूं। इस पे वाज़ेह किया फेडरल गवर्नमेंट ने कि जो फैसले हम कर रहे हैं कोरोना वबा के खिलाफ, जितने फैसले हो रहे हैं वो विफाक मशवरे से कर रहा है, सूबों और फेडरेटिंग यूनिट्स के साथ मशवरे से हो रहे हैं। एनसीसी के अंदर बाकायदा मुशावरत होती है, एनसीओसी के अंदर डेली मुशावरत होती है, कोई भी सोलो फ्लाइट प्राइम मिनिस्टर ने नहीं दी उस मामले में। मुझे जवाब देने दें इनका। जी 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 आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? हाँ जी, मैं समझ में सबसे पहले तो तारिक चौधरी साहब की बात का सिर्फ वन लाइनर में जवाब दे लूँ। ये जो स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल वो छोड़कर गए थे ना, कि जहाँ ये खुद इलाज नहीं करवा सकते थे और इन्हें लंदन जाना था, उन्हीं स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल से आज हमने सिर्फ 9 दिन के अंदर 1000 का बेड एक्सपो सेंटर में खड़ा कर दिया था। ये तो इनकी बात का जवाब है। अब आज नफीसा बीबी की तरफ, आज़ादी राय किसको कहते हैं? आज़ादी राय इसको कहते हैं कि जब बिलावल भुट्टो वहाँ सिर्फ एक सेकंड वहाँ नहीं जी, बिल्कुल तस्फिया नहीं हुआ, वहाँ बिलावल भुट्टो बैठ कहते हैं किसकी इतनी हिम्मत है कि मुझसे सवाल करे। उसके बाद सईद गनी ने जो ये किया, उनसे सवाल का किया गया था, वो देखिए उनका तस्फिया होना और सवाल तो हमारा जेन्युइन है। सर मैं जवाब दे रही हूँ, मैं इनसे पूछ रही हूँ, मेरा जेन्युइन है। वफाक ने इन्हें 500 खरब रुपया दिया है, ये मुझे ये बता दें 143 हॉस्पिटल्स कहाँ हैं? ये जितना क्रेडिट लेते हैं सर, एक सेकंड, इनका 70% जो टेस्टिंग हुई है सर, एक सेकंड, इनकी जो मैं वो भी बता रही हूँ, इनकी 70% जो टेस्टिंग हुई है वो प्राइवेट
प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, या आज की रिपोर्ट है कि इनके जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, सर एक सेकंड सर मुझे सर एक सेकंड समर साहब मुझे इस पे पूरी तरह बात करने दें। इनसे जब ये सवाल होता है तो ये वॉल चॉकिंग भी करते हैं, ये कैरेक्टर असैसिनेशंस भी करते हैं, ये किस तरह के ट्रेंड चलाते हैं, ये आजादी राय सहाफत नहीं है और इसको सबको कंडेम करना चाहिए। दूसरी बात देखिए, शुरुआत ये हुई थी कि जब इनसे सवाल किया जाता है तो ये कहते हैं किसकी इतनी हिम्मत है कि हमसे सवाल करें। वो मामला तो वफाक से शुरू हुआ ना, पहले अटैक करना। देखिए वफाक ने इनको कितना कुछ दिया जब स्टार्ट किया। नो सर, मैं जो बात कर रही हूं, मेरी बात का ये कि 70% इनकी जो टेस्टिंग है वो इनके प्राइवेट हॉस्पिटल्स कर रहे हैं। सबसे पहली ये बात है, किस चीज का क्रेडिट ले सकते हैं? इनको 500-550 खरब रुपया दिया गया। कितने हॉस्पिटल से? 143 कागजों के ऊपर है सर, वो तो कागजों के ऊपर भी नहीं है। जिस वक्त देखिए सर, देखिए वफाक से मैं बताती हूँ, वफाक से जो वहां पे रिक्वायरमेंट थी सर, हेल्थ केयर सिस्टम इनका कहां खड़ा है? डॉक्टर फुरकान एड़ियां रगड़ता मर गया, अली हसन अब्रो एड़ियां रगड़ता मर गया। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें, ये सारी बातों का कैसे जवाब नहीं देते? इनसे जब हम इनसे सवाल करते हैं, ये कैसे ये मुकरती हैं 92,000 लोग जिनको कुत्ते की वैक्सीन नहीं मिली, इनको बता क्यों, कैसे ना प्रूफ करें? मैं एक फिगर इनको पर साल का बता देती हूँ, मेरे पास एक फिगर है इनके सालों का। अब आप मेरी बात सर, हमारी यही आपको बता रही हूँ, मैं यही बता रही हूँ। वो आकर क्या बात करते हैं? वो आकर बात मैं उन्हीं की बात करने लगी। वो आकर क्या बात करते हैं? वो आकर बात करते हैं टीवी पे आकर, वो ये कह देते हैं बिजली की लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। वफाकी हुकूमत क्या करती है? के इलेक्ट्रिक के उनके भी पेंडिंग बिल देती है। वो क्या बात करते हैं? टेस्टिंग मास्क भी उन्हें हमसे चाहिए, उन्हें कुत्ते की वैक्सीन भी हमें चाहिए, हमने कराची भी हमने साफ करने, हर चीज हमने करने हैं। सर देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमने कितना कुछ इनको दिया हुआ है, उसके बावजूद कोई आपको एक राशन का जरा नजर आता है जो सिंध हुकूमत ने दी है? कोई टेस्टिंग की इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा हमने टेस्ट, वफाकी हुकूमत की जो टेस्टिंग किट्स थी वो ठीक नहीं थी। आज क्या हुआ है? जो इन्होंने खुद बकौल इनके इन्होंने खुद मंगाई है, उनकी टेस्टिंग की एक्यूरेसी नहीं है। और गवर्नमेंट ने सर आज का टेस्टिंग का फिगर आपके सामने रखता हूं। सर एक सेकंड, आपको ये पॉइंट आउट, सर एक सेकंड, आपको ये पॉइंट आउट करना चाहिए कि गवर्नमेंट के जो टेस्ट आए हैं आज खुद इन्होंने माना है कि वो गलत आए हैं और प्राइवेट लेबोरेटरीज के वो ठीक आए। इनकी ऑथेंटिसिटी तो लेकिन ये भी आलिया अब्दुल साहब देखें ना, 11 करोड़ की आबादी है पंजाब की, वहां 4500 टेस्ट हुए पिछले 24 घंटों के दौरान, जबकि सिंध की 4 करोड़ की आबादी में 4200 हुए, 300 का फर्क है। लेकिन आबादी का फर्क आप देखें तो वो 7 करोड़ का तकरीबन बनता है। मुझे मेरा सवाल डिफरेंट है, प्राइवेट से करवाएं या सरकारी से करवाएं? टेस्टिंग बढ़ रही है, प्राइवेट से कराएं या सरकारी? ये देखिए, मेरी एक बात सुने, मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि फिर ये कंपैरिजन करें, इनकी परफॉर्मेंसेस जीरो हैं। ये एनओसीसी के अंदर बैठकर सब कुछ करके आते हैं इनके वजीर आला, और बाहर आकर ये क्या करते हैं? बाहर आकर ये एक नई स्टेटमेंट करते हैं और सियासत करते हैं सिर्फ। मुझे एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे 18वीं तरमीम के हवाले से। आज काफी ज्यादा बात हुई पार्लियामेंट के इजलास में, 18वीं तरमीम के बारे से डिस्कशन होगी। छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक दोस्तों नाज़रीन, आज के इस पार्लियामेंट के इजलास में नेशनल असेंबली के सेशन में 18वीं तरमीम का फिर से जिक्र हुआ। शाह महमूद कुरैशी साहब ने जिक्र छेड़ा, उन्होंने क्या बात की, पहले सुन लें जरा। इन तरामीम के बाद वो जो मरकज है वो तकरीबन इंसॉल्वेंट हो चुका है। सेहत सूबाई, 18वीं तरमीम, NFC अवार्ड, प्रोविंसेस सरप्लस, ये है एक जायजा जब आप सामने रखते हैं तो हमें आगे बढ़ना होगा। हमने एक कार्ड खेलना है और वो नेशनल कार्ड है, वो पाकिस्तानी कार्ड है। सिंध कार्ड या कोई कार्ड आज पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। नफीसा शाह साहिबा, शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं अब सिंध कार्ड नहीं चलेगा, पाकिस्तान कार्ड की बात करें 18वीं तरमीम पे, अब हमें आगे बढ़ना होगा। देखिए, पहले भी आलिया ने जो 500 खरब की फिगर दी, डज शी नो हाउ मच दैट इज? पाकिस्तान के 70 साल तारीख के आप सारे बजट्स मिला लें भी 500 खरब नहीं होगा। तो फॉर गॉड से अगर झूठ भी बोलें तो झूठ के को भी कोई पर्सपेक्टिव में आप बोलें। तो इस किस्म के गैर जिम्मेदाराना 500 ट्रिलियन रुपीस सिंध का बजट है 5 साल का, वो ARY कहता है 5 खरब, जो वो भी झूठ है, वो भी नहीं है। 5 खरब क्या, मैं समझती हूँ कि 500 अरब भी नहीं है। ये जो 12 साल है,
तो ये टाइम कम है, बिकॉज इन एवरीथिंग यू से उसकी क्रेडिबिलिटी जो है जाती है। देखिए बहुत अफसोसनाक बात है एक बार फिर जो उन्होंने कहा, बिल्कुल नेशनल कार्ड है जब, लेकिन दे मस्ट अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान की वफाक अगर है तो वो सूबे ये पहिए हैं, ये 4, 5, 6 हमारे पहिए हैं और उस पे उन पे चलती है वफाक। तारिक फजल चौधरी साहब, सो डू नॉट 18वीं तरमीम का इस वक्त मेंशन करना, आप खुद जो कोरोना का कॉज है आप उसको डिफ्यूज कर रहे हैं। तारिक फजल चौधरी साहब, क्विक कमेंट आपका। 18वीं तरमीम होती है तो शाह महमूद कुरैशी साहब खुद उस तरमीम का हिस्सा थे, मैं भी उस तरमीम का हिस्सा था। 18वीं तरमीम आइन में हुई, इसका मतलब है कि इससे पहले 17 तरमीम हो चुकी थी, 18वीं हुई। इंसानों को बनाया हुआ एक डॉक्यूमेंट है, लेकिन मुल्क की जो इंटेग्रिटी है, मुल्क की जो सॉलिडेरिटी है, फेडरेशन है, वो उस पर कायम है। इसको ध्यान में रख के इस पर गुफ्तगू किया करें। ये जो सेहत के बारे से बात की है, मैं खुद इसकी मैं तायद करता हूँ कि किसी भी मुल्क का सेहत का प्रोग्राम सूबाई नहीं होता, कौमी होता है। खेल तक आपने सूबों को दे दिए, भाई खेल कौमी होते हैं। पाकिस्तान का कौमी खेल क्या है? कभी किसी ने ये पूछा है कि सूबों के खेल क्या है? इसी तरह आपकी टूरिज्म आपने सूबों को दे दिया सारा, वो एक नेशनल पॉलिसी होती है। ये चीजें हैं, लेकिन ये तो दूसरी बात आप कर रहे हैं कि जनाब सूबे खा गए फलाना, यानी सूबों को आप ये एहसास दिला रहे हैं कि आप नायल हैं, सरप्लस हो गया, और फिर बाद सूबों को ये कहना तो ढंग से खाना भी नहीं आता, ढंग से काम करना नहीं आता। भाई आप उन्हें बिठाएं, बताएं ये छोटे भाई हैं, ये बड़ा भाई मरकज होता है, पंजाब है, इस पे बात जरूर हो सकती है। अंदाज खुदा के लिए वो अंदाज ठीक होना चाहिए। आलिया अफजल साहिबा, ये वक्त मुनासिब है 18वीं तरमीम पे डिबेट छेड़ने का जिस वक्त आपको यूनिटी की फिजा कायम करने की जरूरत है कोविड के खिलाफ? देखें, मेरे ख्याल में इन हालात के अंदर ही 18वीं तरमीम ज़्यादा हमें उसकी ज़रूरत महसूस हुई है कि 18वीं तरमीम की वजह से हमारे हाथ बंधे हुए हैं। वफाक हर तरह की मदद करे। क्या करते हैं आप अगर 18वीं तरमीम ना होती है? क्या बेहतर कर पाते? क्या मुख्तलिफ कर? हम जब बात करते हैं ना, देखिए मैं अगेन ये कहती हूँ, मास्क देने हमने देने हैं, किट्स देनी है हमने देनी है, कुत्ते वहां पर काट रहे हैं उसकी वैक्सीन देनी है हमने देनी है, टिड्डियों को मारने हमने मारने, जो हमने करना है ना, जो हमने करना है, राशन देना है, फूड सिक्योरिटी इज अ डिवॉल्व सब्जेक्ट, ज़राअत इज अ डिवॉल्व सब्जेक्ट। एक सेकंड सर, मुझे कंप्लीट राशन देना है ना, वो हमने देना है, जो काम हमने करना है ना वो वफाक ने करना है, ठीक है। लेकिन इनको 18वीं तरमीम सिर्फ इसलिए चाहिए कि इन्होंने सारे के सारे वो जो अकाउंट्स है ना, राशन का भी अपने इन्होंने डालना है फालूदे वाले के अकाउंट में, ओमनी ग्रुप के अकाउंट में। दैट्स व्हाई ये इनको, देखिए सर 25 वॉल्यूम्स हैं, 25 वॉल्यूम्स पढ़े हैं, यही तो बताएं, 25 वॉल्यूम्स खोल के देखें कि ओमनी ग्रुप ने किस तरह से का फायदा उठाया है। इस अरसे के अंदर हमें ज्यादा ये एहसास हुआ है। हम वहां पर बात करते हैं ना, कराची की गंदगी भी साफ करनी है हमने करनी है, थर को पानी भी देना है हमने देना है, जो करना है ना वो हमने करना है। वहां पर आप ये देख ले कि वहां अभी सांप से मर रहे हैं, सांप से बच्चे मर रहे हैं, एड़ियां रगड़ रगड़ के मर रहे हैं। मजदूरों को 5 माह से तनख्वाह नहीं मिली है। 19 वेंटिलेटर्स पर लोग होते हैं, 19 वेंटिलेटर्स पर लोग होते हैं। डॉक्टर फुरकान को ये एक वेंटिलेटर नहीं दे सकते और वो भी ये फिर वफाक की उस पे लगा देते हैं। ये 18वीं तरमीम की वजह से मौत नहीं हुई है सर, ये 18वीं सर गफलत यही थी ना कि ये लोग खुद कहते रहे कि 19 वेंटिलेटर्स वहां पर मौजूद थे और उनको नहीं, वेंटिलेटर मौजूद थे, उनको नहीं मिल सकता, उनको नहीं मिल सकता दस्तयाबी की वजह से नहीं हुए, वो तो सर देखें जो भी था है तो किसकी नेग्लिजेंस थी, किसकी नेग्लिजेंस थी? अच्छा मुझे ये बता दें, आपके सर 92,000 बच्चे मर गए हैं, 92,000 बच्चे सिर्फ कुत्ते की वैक्सीन ना मिलने की वजह से। जब सब कुछ हमने देना है तो 18वीं तरमीम के अंदर बीआरटी के मजदूरों को 5 माह से तनख्वाह नहीं मिली है मैडम। सर खत्म करिए सर, फिर हमें वफाक संभाल लेगा, वफाक हर चीज की जिम्मेदारी ले सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बहुत अच्छी तरह सारे काम कर रहे हैं। चले बहुत शुक्रिया। बहरहाल सिंध की अगर आप बात करें वहाँ मामला ठीक करने, तो केपी के अंदर मामला आपने ही ठीक करने हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में जन के नाज़रीन आज के शो में इतना ही। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।